बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 22 मार्च है, दिन है मंगल का और साल 2022। नाज़रीन इस वक्त दस्तयाब 4 रास्तों में 2 रास्ते ऐसे हैं जिस पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चल कर अदम एतमाद की तहरीक से बच सकते हैं। और उन 2 रास्तों में एक रास्ता तो ऐसा है कि अगर उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है, अगर उसके तकाज़ों को पूरा किया जाता है तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ना सिर्फ अपने मुखालफिन की बैंड बजा सकते हैं बल्कि अपनी वज़ारत उज़्मा की कुर्सी को भी बचा सकते हैं। वो एक रास्ता कौन सा है और इसके अलावा वो 2 रास्ते कौन से हैं जहां वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के लिए नाकामी ही नाकामी है, इन चारों रास्तों पर आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले 2 बड़ी अहम ख़बरें आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। नाज़रीन शहर इक़्तिदार में ये अफवाहें चल रही हैं कि चौधरी निसार अली ख़ान की वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ मुलाकात हुई है और ये भी कहा जा रहा है, ये अफवाहें भी ज़ेर गर्दिश हैं कि चौधरी निसार को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने वज़ीर आला पंजाब बनाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। नाज़रीन ये जो ख़बरें चल रही हैं, ये जो अफवाहें चलाई जा रही हैं मुलाकात से मुतल्लिक़, और मुलाकात में इस बात पर एग्री कर लिया गया कि चौधरी निसार अली ख़ान मुमकिना तौर पर अगले वज़ीर आला पंजाब हो सकते हैं। इन ख़बरों का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि ख़ान साहब उन्हें उम्मीदवार बनाना चाहते हों वज़ीर आला पंजाब के, लेकिन जो चौधरी निसार अली ख़ान के ज़राए हैं वो ऐसी किसी खबर की तस्दीक नहीं कर रहे, बल्कि उनके करीबी ज़राए का तो यहाँ तक कहना है कि इस मुश्किल वक्त में ख़ान साहब जो हैं बड़े पुराने सियासतदान हैं, बड़े खांगड़ सियासतदान हैं, वो इन हालात में कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करेंगे जिस पर उन्हें बाद में शर्मिंदगी या सुबकी का सामना करना पड़े। तो ऐसी कोई ख़बर कन्फर्म नहीं की जा रही कि आया कि वाकई ही उन्हें वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा, और अगर ख़ान साहब उन्हें नॉमिनेट कर भी देते हैं, वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बना भी देते हैं, तो नाज़रीन इस वक्त जो पंजाब में सूरत हाल चल रही है, बुज़दार को हटाकर नया वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बनाना, उसको कामयाब बनाना, कैंडिडेट लगाकर मतलब कैंडिडेट बनाकर उसकी कामयाबी को यकीनी बनाना, ये इतना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए इतना आसान नहीं होगा। ये एक बड़ा कठिन टास्क है। लेकिन बहरहाल ख़बरें जो चल रही हैं उसमें फ़िलहाल हमें ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं। दूसरी जो नाज़रीन ख़बर है, जो आज सदारती रेफरेंस पर समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल करेंगे। बेंच में जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जो आखिरी हैं मतलब जमाल ख़ान मंदुखेल को शामिल किया गया है, जिनका बलोचिस्तान के साथ ताल्लुक़ है। नाज़रीन इस बेंच की तश्कील पाने के बाद हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हैं वो इस बेंच के ऊपर ख़ासी ज़्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं, और यहाँ तक कहा गया कि ये एक ऐसा बेंच है जिसके ज़रिए जो सदारती रेफरेंस भेजा गया है, इस बेंच का फ़ैसला 100% जो है वो 5-0 से हुकूमत की जानिब से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से भेजे गए रेफरेंस के हक़ में सुनाया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन जो ख़ान साहब के मुखालफिन हैं, जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से हो सकता है, जिनका ताल्लुक़ नून लीग से हो सकता है, शरीफ ख़ानदान से हो सकता है, इस तबके का, इस साइड का ये कहना है कि ये जो बेंच बनाया गया है ये वो बेंच है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट करता है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में है। ये नाज़रीन सोशल मीडिया के ऊपर बहस चल रही है, लेकिन मैं कुछ और चीज़ें आप नाज़रीन के साथ इस बेंच से मुतल्लिक़ शेयर करने जा रहा हूँ। ख़बर नाज़रीन ये है, बल्कि मेरी असेसमेंट ये है, मेरा एनालिसिस ये है कि जब साल 2021 में सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा था तो उस इलेक्शन के पहले भी हुकूमत की जानिब से एक सदारती रेफरेंस जो है वो सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक़ कि जो सीक्रेट बैलेटिंग है उसे ओपन बैलेटिंग के ज़रिए चेंज किया जाए और ऐसी कोई ओपिनियन जो है, ऐसा कोई फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से लिया जाए। तो नाज़रीन जब सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक़ सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आया तो उसके लिए जो बेंच तश्कील दिया गया था उसकी सरबराही चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कर रहे थे। उसमें जस्टिस उमरता बंदियाल भी थे, जस्टिस इजाज़ुल एहसन भी थे, जस्टिस याहिया अफरीदी भी थे, और एक और जज थे, अब मुझे उनका नाम याद नहीं। तो मोस्टली जो जजेस थे, जिसमें बंदियाल साहब भी थे, गुलजार साहब भी थे, इजाज़ुल एहसन साहब भी थे, इनके आप रिमार्क्स निकाल के देखें, इनके रिमार्क से बज़ाहिर ऐसा लगता था कि फ़ैसला जो होगा सेनेट इलेक्शन में वो हुकूमत के रेफरेंस के हक़ में सुनाया जाएगा। लेकिन चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल बार थी और हमने अक्सर देखा है जो रिमार्क्स होते हैं, जो ऑब्जर्वेशन होती हैं, जो सवालात होते हैं, उससे आप कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सकते। तो उस रेफरेंस में जो रिमार्क्स आ रहे थे
जब ओपिनियन आई उस सेनेट इलेक्शन के रेफरेंस में, जब फैसला दिया गया, वो हुकूमत के हक़ में नहीं सुनाया गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया कि आइन के मुताबिक जो सेनेट का इलेक्शन है वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक जो सेनेट का इलेक्शन है वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए हो सकता है। तो ये अदालत ने डिक्लेरेशन दिया, अदालत ने अपनी ओपिनियन दी। अब जो इस बेंच के ऊपर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, दोनों साइड के लोगों के एतराज़ात अपनी जगह पर वैलिड हो सकते हैं, उनके पास इसका आर्गूमेंट भी हो सकता है, इसकी दलील और लॉजिक भी हो सकती है, लेकिन मैं गारंटी के साथ ये अपना एनालिसिस, अपना एक असेसमेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इसे लिख भी लें कि फ़ैसला जो भी आएगा इस सदारती रेफरेंस पर, जो अपना अदम एतमाद की तहरीक से मुतल्लिक आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतल्लिक दायर किया गया है, इसमें फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। जो आर्टिकल 63A की मंशा है, जो आर्टिकल 95 की मंशा है और जो आर्टिकल 66 या आर्टिकल 17 की मंशा है, उसके मुताबिक ही फ़ैसला आएगा। और जो खुशियाँ मना रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए भी सरप्राइज़ होगा, और जो मायूसी का इज़हार कर रहे हैं उनके लिए भी सरप्राइज़ होगा, और हो सकता है कि उनके लिए खुशी की बात भी हो। क्योंकि एक जो सवाल है जो इस रेफरेंस में पूछा गया है, और इस पहले सवाल के दो पार्ट्स बनाए गए कि आया कि इस अदम एतमाद की तहरीक में फ़्लोर क्रॉसिंग को प्रीएम्प्ट किया जा सकता है, यानी कबल अस वक्त कोई एक्शन लेके उस फ्लोर क्रॉसिंग को के जो वोट बेचने वाला है उसे रोका जा सकता है। तो उस सवाल का जवाब तो आ ही चुका है। मैं आपको बता देता हूं कि कल की जो समात रही, और आज जो मैंने इससे पहले वीलॉग किया है उसमें मैंने बता दिया कि कल की समात में, क्योंकि जो पहले सवाल का पहला हिस्सा है वो कबल अज़ वक्त एक्शन लेने से मुतल्लिक है, तो चीफ साहब ने, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कल जो समात की है उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि किसी रुकने पार्लिमान को वोट डालने से जो उसका राइट है, चाहे एब्सोलूट है चाहे एब्सोलूट नहीं है, उसे रोका नहीं जा सकता। ये जो नाज़रीन एब्सोलूट की अपने कल मुनीब अख्तर साहब ने बात की थी, वो किसी के हक़ में भी नहीं थी, किसी के ख़िलाफ़ भी नहीं थी, प्योरली उन्होंने आइन और कानून की बात की थी कि जो आम शहरी है वो अगर किसी को वोट देता है उससे पूछा नहीं जा सकता, उसे किसी अदालत में घसीटा नहीं जा सकता। लेकिन अगर रुकने पार्लिमान जिस पर कुछ करगने हैं कि वज़ीर आज़म के इंतखाब, वज़ीर आज़म से मुतल्लिक अदम एतमाद, मनी बिल या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बिल हो, या जैसे सीएम का इंतखाब हो, सीएम को के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हो, तो उस पर कुछ करगने होती हैं कि उसने पार्टी डायरेक्शन को फॉलो करना है। लेकिन चूँकि वोट एब्सोलूट नहीं है, तो अगर वो पार्टी डायरेक्शन को पहले तो उसने फॉलो करना है, लेकिन अगर फॉलो नहीं करेगा तो फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उसको फेस करना पड़ेंगे, जो उसके रेपरकेशन है वो उसको फेस करना पड़ेंगे। और वो 63A में दे दिए गए हैं कि अगर जो पार्टी लाइंस के इनहराफ करेगा उसके ख़िलाफ़ जो पार्टी हेड है वो शोकाज नोटिस करेगा, उसका जवाब आएगा, और फिर उसकी डिस्क्वालिफिकेशन का जो रेफरेंस है वो इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाएगा। तो मैं श्योरिटी के साथ आपको कह रहा हूँ कि आप लिख लें कि इस केस में जो फैसला आएगा, जो आइन की मंशा है, जो आर्टिकल 95 63A की मंशा है, उसके मुताबिक आएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये 5 रुकनी बेंच, चाहे सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस भी बैठे हों, वो आइन के अंदर ना एक लफ्ज़ का इजाफा कर सकते हैं, ना आइन के अंदर एक कॉमा या एक फुल स्टॉप का इजाफा भी नहीं कर सकते। तो लोगों की उम्मीदें अपनी जगह पर, लोगों की मायूसी अपनी जगह पर। मेरी ये बात नोट कर लें कि फ़ैसला जो भी होगा वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से 4 रास्ते हैं जिसमें 2 इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जाते हैं, जहाँ इमरान खान साहब के लिए नाकामी ही नाकामी है, और 2 रास्ते ऐसे कौन से हैं जहाँ खान साहब जो है मुमकिन तौर पे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और एक तो रास्ता इतना ज़बरदस्त है कि उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया जाए तो खान साहब बहुत सारी चीज़ों को संभाल सकते हैं। पहला रास्ता नाज़रीन जो खान साहब की नाकामी का रास्ता है वो है अदम एतमाद का रास्ता। यानी अगर खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ जाती है और वो जो अदम एतमाद है वो कामयाब हो जाती है, और जो मुनरफ अरकान है, नाराज़ अरकान है, वो अपना वोट भी डाल देते हैं, उनका वोट शुमार भी हो जाता है, तो इस सूरत में खान साहब की जो हुकूमत है वो ख़त्म हो जाएगी। चाहे इत्तेहादी उनके साथ भी खड़े रहें तब भी खान साहब की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 33 नंबर बताए जा रहे हैं कि मुनरफ अरकान की तादाद जो है वो 33 तक पहुँच चुकी है। लेकिन इस सूरत में अगर ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है तो जो हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट डालने वाले होंगे उन्हें डिफेक्शन क्लॉज़ का सामना करना पड़ेगा। यानी जो आर्टिकल 63A के अंदर कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ेगा। उसकी मुद्दत कितनी होगी ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जो सदारती रेफरेंस ज़ेर समात है उसमें इस बात का फ़ैसला होगा। दूसरा रास्ता जो खान साहब के लिए यहाँ पर भी मुश्किलात का बायस बनेगा, खान साहब के लिए नाकामी का बायस बनेगा, दूसरा अपना रास्ता भी नाज़रीन अदम एतमाद का ही है। यानी खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आती है, नाराज़ कर अरकान उनके ख़िलाफ़ वोट डालते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सदारती रेफरेंस से फ़ैसला आ जाता है कि उनका जो वोट है, जो पार्टी लाइन से पार्टी डायरेक्शन के ख़िलाफ़ वोट डालेंगे, उनका वोट जो है वो न्यूट्रल किया जाएगा, उनके वोट को एक्सक्लूड किया जाएगा। तो इस सूरत में जो अदम एतमाद है वो तो नाकाम हो जाएगी, लेकिन इस शर्त के साथ कि जो इत्तेहादी हैं वो भी खान साहब के साथ खड़े हों। यानी वो लोग जो इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट डाल रहे थे
उनका वोट निकाल दिया गया, उनका वोट का जो असर है वो न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया। लेकिन खान साहब की हुकूमत तो बच गई फौरी तौर पे, इत्तेहादी भी खान साहब के साथ खड़े हैं। ये जो दूसरा रास्ता मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली जिन 33, 34 या 25 या 15 अरकान या 20 अरकान खान के ख़िलाफ़ वोट देंगे और फिर उनका वोट न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा, इस सूरत में उन लोगों को जितने भी होंगे, जितनी भी उनकी तादाद होगी, उन्हें नाअहली का सामना करना पड़ेगा। नाअहली की मुद्दत जितनी भी हो वो तो सदारती रेफरेंस में डिसाइड होगी। तो इस तरीके से अल्टीमेटली ये जो रास्ता है ये भी खान साहब के ख़िलाफ़ जाएगा। अच्छा, इस पर कुछ दोस्तों की राय ये है कि अगर ये काम हो जाता है कि वोट का असर न्यूट्रलाइज़ हो जाए, वोट को एक्सक्लूड कर दिया जाए, तो खान साहब उनके खिलाफ़ जो रेफरेंस है डिस्क्वालिफिकेशन का, डिफेक्शन का, वो इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजेंगे। तो नाज़रीन, अगर खान साहब नहीं भेजेंगे तो हमारे पास 2012 का एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल किया गया, तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया गया। लेकिन स्पीकर ने उनके खिलाफ़ डिस्क्वालिफिकेशन का जो रेफरेंस था वो इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजा, और ये अज़हर सदीक़ साहब का एक रेफरेंस था जो स्पीकर को भेजा गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन तो तौहीन अदालत के फ़ैसले के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी की बनती नहीं, उस रेफरेंस को कलअदम कर दिया गया। तो फिर अज़हर सदीक़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया था, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो रेफरेंस जो स्पीकर ने कलअदम करार दिया, हालांकि वो अंदर की प्रोसीडिंग थी, पार्लियामान की स्पीकर चैम्बर की प्रोसीडिंग थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हम डी नोटिफाई कर रहे हैं जो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी हैं वो नाअहल हो चुके हैं तौहीन अदालत के फ़ैसले के बाद, लिहाजा वो MNA नहीं रहे और वज़ारत उज़्मा से भी वो जो है वो निकाले जाते हैं। तो ये अपनी जगह पे एक फ़ैसला मिसाल मौजूद है। तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कोई भी शहरी आके सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला उठा सकता है कि मुफाद आमा का मामला है, लोग डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, लेकिन कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है, समझौता किया जा रहा है, तो लिहाजा इस मामले पर जो है वो आर्टिकल 184(3) के तहत जो है वो दरख्वास्त की जाए। ये प्योरली मैं चीज़ें आपको बता नहीं रहा, बल्कि समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो आर्टिकल 62(1) की बात की जा रही है, मैं ये भी आपको आज गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आर्टिकल 62(1) के तहत जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच जो बनाया गया है कि आया कि डिस्क्वालिफिकेशन डिफेक्शन क्लास जिन पे लगेगी वो ताहयात होगी, ताहयात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट इस केस में ये राय देगी कि ये मामला पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट इसके ऊपर डिसाइड करे कि 63A के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन का अरसा 5 साल होगा, 3 साल होगा, 2 साल होगा या ताहयात होगा। सुप्रीम कोर्ट अब से ऐसा कोई फ़ैसला नहीं देगी, ये मैं आपको बड़ी श्योरिटी के साथ जो है वो कह रहा हूँ। तीसरा रास्ता खान साहब का ये है कि तमाम मुनर्रिफ अरकान को राज़ी कर लें, ना सिर्फ मुनर्रिफ अरकान को राज़ी कर लें बल्कि इत्तेहादियों को भी अपने साथ मिला लिया जाए। इस सूरत में नाज़रीन एक मुश्किल खान साहब के लिए ये ज़रूर होगी कि जो नाराज़ अरकान हैं उन्हें मनाना किस तरीके से है, क्योंकि उनके अपने खदशात हैं, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उनके ये भी खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात होंगे कि अब इस मौके पर जब हम ऐलान कह चुके हैं कि हम अदम एतमाद की तहरीक में वोट करेंगे और हमें दूसरी जानिब से टिकट देने का वादा भी कर लिया गया है, तो अगर हम छोड़ के खान साहब के पास जाएँ तो ऐसा ना हो कि हमें इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दिया जाए। और एक जो बड़ा खदशा है वो इन अरकान को ये है कि अगले इलेक्शन में खान साहब हमें इस इक़दाम के बाद, ये जो हमने किया है, हमें अगले इलेक्शन में वोट नहीं देने वाले, हमें पार्टी में नहीं रखेंगे और हमारे हलकों से PTI से किसी और शख्सियत को जो है, किसी और उम्मीदवार को जो है वो पार्टी का टिकट दिया जाएगा। तो इन लोगों के ज़हनों में ये सवाल भी होगा कि अगर हम जाते हैं तब भी मरते हैं, अगर नहीं जाते तो हम अगर जाते हैं तो आगे से भी मरेंगे और पीछे से भी मरेंगे, कि अगर हमें वापस आना पड़ा, वहाँ से टिकट ना मिले, तो पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये जमातें भी हमें जो है वो अपना टिकट फिर इलेक्शन में नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर जो शर्त है कि इत्तेहादी भी साथ होने चाहिए। लेकिन इस वक्त इत्तेहादियों की जो बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है, इत्तेहादियों की जो लेंथ नज़र आ रही है, वो भी नाज़रीन किसी तरीके से खान साहब के हक़ में नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये अगर सब कुछ खान साहब कर लेते हैं तो यहाँ पर खान साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद है वो नाकाम हो सकता है। लेकिन अगर इत्तेहादियों ने साथ छोड़ दिया, मुनर्रिफ अरकान को भी साथ मिला लें, तो तब भी खान साहब का समझ लें कि दी एंड हो जाएगा, उन्हें अपनी हुकूमत जो है वो नहीं बचा सकेंगे। चौथा जो रास्ता है अदम एतमाद की तहरीक से बचने का, वो यही है कि खान साहब रिज़ाइन कर जाएँ, खान साहब इस्तीफ़ा दे जाएँ। और वो उसी सूरत में होगा अगर आज या कल अदम एतमाद की तहरीक से वोटिंग से पहले अगर इत्तेहादियों ने भी हुकूमत का साथ देने से इनकार कर दिया, तो फिर खान साहब के पास फिर एक ही रास्ता होगा कि इज़्ज़त के साथ, बजाय इसके कि अदम एतमाद की तहरीक में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, पता लगे कि 172 के 76 के जो उनके अपने वोट हैं वो कम हो के 120-25 हो गए हैं और दूसरी जानिब के जो वोट हैं वो 200 से भी बढ़ गए हैं, तो ये ज़्यादा शर्मिंदगी होगी। तो फिर खान साहब के लिए जो इज़्ज़त का रास्ता होगा वो ये होगा कि रिज़ाइन कर जाएँ। और हमें ज़राए ने कन्फर्म किया है कि खान साहब के जो करीबी साथी हैं, दोस्त हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर इत्तेहादियों ने भी इसी तरह का ऐलान कर दिया कि वो अपोजिशन के साथ जाएंगे, तो फिर हम खान साहब को मनाएंगे, खान साहब को मशवरा देंगे कि आप बाइज़्ज़त तरीका ये है कि रिज़ाइन करके अवाम में जाएँ और फिर नए इंतखाबात का मुतालबा करें। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा।
जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा अपना जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। दुआ